आज मैं उस अग्रीमेंट की बात करने वाला हूं जिस अग्रीमेंट ने पैसे की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। आज मैं उस अग्रीमेंट की बात करने वाला हूं जिसके बाद गोल्ड वेंट अप बाय 2000% इन जस्ट 9 इयर्स। आज मैं उस अग्रीमेंट की बात करने वाला हूं जिसकी वजह से यूएसए बिकेम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्त, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। इसको पूरा एंड तक जरूर देखना। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. बट आज हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं करने वाले। आज हम ऐसे एक हिस्टोरिक इवेंट की बात करने वाले हैं जिसने वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी ही चेंज कर डाली। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट था। आपने कभी ये सोचा है कि क्यों यूएसडी इज द इंटरनेशनल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड? क्यों है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को एज रिजर्व करेंसी रखते हैं? क्यों है अगर इंटरनेशनल कुछ सामान खरीदना है या क्रिप्टो करेंसी खरीदना है इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, वो हर चीज यूएसडी में क्यों हो रही है? अगर इफ यू थिंक लॉजिकली, अगर आप हिस्ट्री के बारे में सोचोगे, इंडिया, चाइना एंड जापान, दे आर द रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। अब बात करते हैं पावर की। यूरोप की कंट्रीज ने, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया यार। तो इनकी करेंसी इंटरनेशनल करेंसी क्यों नहीं है? वाई यूएसडी? इसका आंसर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन 1944, where 44 countries met together to sign the Bretton Woods Agreement. अब बात करते हैं दोस्त, why was any kind of agreement even required? प्रॉब्लम क्या थी? एग्रीमेंट की जरूरत क्या है? आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ना जुगाड़ है। एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स जुगाड़ है। क्यों? किसी को पता तो है नहीं फ्यूचर में क्या होगा। नो इकोनॉमिस्ट कैन टेल यू। तो सब जुगाड़ करते हैं, ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, ये कर ले तो शायद ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। एक्चुअलिटी में यही है। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। आप हिस्ट्री समझ गए ना दोस्त, इकोनॉमिक्स खुद ही समझ जाओगे। इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं। प्रॉब्लम ये थी दैट बिफोर वर्ल्ड वॉर वन ऑल कंट्रीज वर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम ये है कि जो आपकी करेंसी है, इट इज बैक्ड अप बाय गोल्ड। सिंपल, नो कंफ्यूजन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे? अब करेंसी क्या है? पेपर है। तो पेपर तो कोई भी प्रिंट करता रहे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बन जाएगी। उसकी वैल्यू क्यों है? बिकॉज अगर मैं 10 रुपए अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास ले जाऊंगा, जो हमारा आरबीआई है, उसके पास ले जाऊंगा, तो टेक्निकली गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से आरबीआई को मुझे 10 रुपए का सोना देना चाहिए था। सो द नोट इज बैक्ड अप बाय गोल्ड। तो जो आप 100 रुपए का नोट लेके घूम रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आपके पास 100 रुपीज वर्थ ऑफ गोल्ड है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब गोल्ड स्टैंडर्ड था, यू टेक एनी करेंसी and take that to the central bank of that currency. जो भी देश का करेंसी का सेंट्रल बैंक दो, technically that central bank should give you gold as much value as your currency note holds. Simple, gold standard. अब हुआ क्या? During war ना खर्चे बढ़ गए। Obviously a country needs massive food supplies, weapon supplies, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं वॉर के टाइम। तो कंट्रीज के पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने करेंसी को ओवर प्रिंट करना शुरू कर दिया। प्रिंट किया और प्रिंट किया और प्रिंट किया और प्रिंट किया, और इतनी सारी करेंसी प्रिंट कर ली कि कितनी कंट्रीज में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। भर भर के, मतलब जस्ट इमेजिन अगर हिंदुस्तान में नोट्स ओवर प्रिंटिंग लग जाए, डबल ट्रिपल नोट्स प्रिंट होने लग जाएंगे, हमारे पास पैसा तो सबके पास नोट्स बहुत सारे आ जाएंगे, बट उन नोट्स की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और कितनी कंट्रीज में उस समय यही हुआ। तो इस सब के बाद सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया चलो अब प्रिंटिंग ऑफ नोट्स हमें बंद करना पड़ेगा, एंड दे शिफ्टेड बैक टू गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी देश जिसके पास जियोग्राफिकली गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर कंट्री में बहुत ह्यूज गोल्ड रिजर्व्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनी कंट्री विच डज नॉट हैव मैसिव गोल्ड रिजर्व्स, वो कभी रिच हो ही नहीं सकती, वो कभी ग्रो कर ही नहीं सकती। दिस वाज द प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करने के लिए आया था द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। अब ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट था क्या? ये हुआ था जुलाई 1944 में, wherein countries more than 44 nations they collected together and they signed this agreement। ठीक है, और ये साइन हुआ था न्यू हैम्सफेयर में। तो अग्रीमेंट में साइन ये हुआ दैट डॉलर को फिक्स कर दिया अगेंस्ट गोल्ड। प्राइस क्या थी? $35 इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड। ठीक है, 1 ounce ऑफ गोल्ड इज अराउंड 28.3 ग्राम, समथिंग लाइक दिस। तो $35 इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड, और ये इन्होंने फिक्स कर दिया। अब हुआ क्या? जिन कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व्स थी नहीं, वो कंट्रीज अपने पास डॉलर रख लेती थी, और डॉलर तो गोल्ड से बैकअप था ही, तो टेक्निकली दे वर बैकअप बाय गोल्ड। मैं आपको समझाता हूं कैसे। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था? करेंसी हैज टू बी बैकअप बाय गोल्ड। सिंपल। अब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ? करेंसी इज बैकअप बाय डॉलर, एंड डॉलर से यू कैन बाय गोल्ड। $35 का 1 ounce गोल्ड होता है, एंड डॉलर इज बैकअप बाय गोल्ड। तो आप समझ रहे हो क्या हुआ? तो करेंसीज वर नॉट डायरेक्टली backed up by gold, now they were indirectly backed up by gold।
और ये रीजन है सबसे बड़ा कि वाई यूएसए हैज बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? दुनिया के हर सेंट्रल बैंक ने, जैसे हमारा आरबीआई, यूरोप का बैंक ऑफ यूरोप है, सबने अपने पास क्या रखा हुआ है? डॉलर्स, करेंसी के रिजर्व में डॉलर्स रखे हैं भर भर के। अब जब भी यूएस इकोनॉमी नीचे जाती है, डॉलर कहाँ जाएगा? नीचे। हम सबकी करेंसीज कहाँ जाएगी? नीचे। पूरी दुनिया कहाँ जाएगी? नीचे। एंड दैट इज वाई कितनी बार यूएस हैज बिकम एन एंकर फॉर अस। जब भी यूएस नीचे जाता है तो वर्ल्ड को हेल्प करना पड़ता है यूएस को उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि यूएस डूब गया तो सब डूब जाएंगे। अब आप पूछोगे कि हर्ष तो डॉलर क्यों? तो क्वेश्चन वही आता ना, ट्रेडिशन वाइज तो इंडिया, जापान और चाइना से सबसे ओल्डेस्ट, उनको नहीं लिया। स्ट्रेंथ वाइज तो यूरोप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने टाइम पे, उनको क्यों लिया? व्हाई वाज यूएसडी सिलेक्टेड एज द इंटरनेशनल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड? व्हाई वाज इन द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट यूएसडी को क्यों सिलेक्ट किया कि वो ही डॉलर से बैकअप होगा? और यहां पे आती है दैट यूएसए इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई विल टेल यू हिस्ट्री में हुआ क्या था। हुआ ये था, बिफोर एंटरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, यूएसए हैड प्रेडिक्टेड दैट एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स, भर भर के वेपन्स, एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, भर भर के सप्लाईज जो वॉर के लिए जरूरत होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो गोल्ड इकट्ठा करने लग गए भर भर के। दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द गोल्ड रिजर्व्स। पॉइंट एक ये आ गया था दैट यूएसए के पास 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड सप्लाई उनके पास था। तो उनकी करेंसी वॉज बैक्ड अप बाय गोल्ड, क्योंकि उनके पास 3/4 ऑफ द वर्ल्ड का गोल्ड था उस समय। तो सबने बोला कि आपको ऑप्शन तो है नहीं, हमें डॉलर को ही लेना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई डॉलर वाज डिसाइडेड। एक और फन फैक्ट बताऊं, 1946 टू 1949 यूएसए हैड अ पेमेंट सरप्लस ऑफ $2 बिलियन, क्योंकि उनके पास इतना सारा गोल्ड था। मैं 1946 से 1949 की बात कर रहा हूं, समझो 2 बिलियन क्या चीज होती थी उस समय, $2 बिलियन। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी। ऑब्वियसली एक वॉर ना इकोनॉमी को चूस ली थी, खत्म कर दी थी अच्छे से। यूएसए वाज द ओनली कंट्री जो उधार दे सकती थी। यूएसए वाज द बिगेस्ट डेटर एट दैट टाइम, एंड कंट्रीज इन यूरोप, एशिया, कितनी कंट्रीज ने यूएसए से डेट लिया, एंड यूएस ने अगेन उनसे इन्फोर्स कराया, वी आर गिविंग यू द डेट ऑन ओनली वन कंडीशन, दैट डॉलर हैज टू बी योर करेंसी रिजर्व। दैट्स इट। आपके सेंट्रल बैंक में आप डॉलर ही रखोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई यूएसए हैंडल्स एंटायर इकोनॉमी। आप खुद सोच रहे हो, आरबीआई रुपी संभालता है, डॉलर कौन संभालता है? फेडरल रिजर्व। और डॉलर सबके पास रखा है, तो टेक्निकली फेडरल रिजर्व ना वो यूएस इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी संभालते हैं। अरे अब स्टोरी खत्म नहीं हुई, अब तो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती है। बाय द वे यार, ये सब रिसर्च करने में ना बहुत टाइम लगता है, इसको आसान भाषा में बताने में, फॉर्मेट करने में, ये पूरी फॉर्मेटिंग करने में। तो अगर आप चाहो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो, इट रियली मोटिवेट्स अस टू वर्क इवन हार्डर। अब आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट। कैसे? ट्विस्ट ये था, 15 अगस्त 1971 प्रेसिडेंट निक्सन थे उस समय, एट दैट टाइम यूएस के प्रेसिडेंट। ही केम ऑन टीवी एंड ही सेड दैट द सेंट्रल बैंक विल नो लॉन्गर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ डॉलर फॉर गोल्ड। अलाउ नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए जो फेड था, विल नो लॉन्गर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड विद डॉलर। रेट क्या फिक्स था? $35 का 1 आउंस, बट वो तो फिक्स है, बट आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। पीपल गॉट स्कैर्ड कि अगर एक्सचेंज नहीं कर सकते तो डॉलर का फायदा क्या है? द मेन रीजन व्हाई डॉलर केम इन पावर, व्हाई? बिकॉज इट वाज बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड यू कुड बाय गोल्ड विद इट। वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ विच लुक एट दिस ग्राफ, गोल्ड शॉट अप जस्ट इन 9 years, इट वेंट अप बाय 2000%। अब और डिटेल में बात करते हैं कि इतना गोल्ड रन के और रीजंस क्या थे, बिकॉज से काफी सारे टेंजेंट्स हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर देम ऑल। रीजन नंबर 1, ड्यूरिंग 1970s ना यूएसए वाज सफरिंग फ्रॉम स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक स्टेट होता है, उसमें सिचुएशन क्या होती है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी ग्रो भी नहीं कर रही है। जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हायर द इन्फ्लेशन हायर द ग्रोथ, लोअर द इन्फ्लेशन लोअर द ग्रोथ। ठीक है, तो उनको बैलेंस करना पड़ता है। कैसे? इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेन डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा है इसलिए डिमांड हाई, बिकॉज लोग खरीदना चाह रहे हैं सामान। इसका एडवांटेज क्या होता है? जितना लोग सामान खरीदेंगे उतना कंपनीज का फायदा होगा, उतना कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगी, जितना एक्सपैंड करेंगी उतनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी तो हम ज्यादा कमाएंगे, हम ज्यादा कमाएंगे तो हम और अच्छा करेंगे, तो हर चीज बढ़ती जाएगी, अच्छा होता जाएगा सब, राइट? तो एक हेल्दी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है और होना चाहिए भी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो है बट तभी भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है और ये काफी डेडलॉक सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, नाउ यूएसए में इन 1970s हो रहा था स्टैगफ्लेशन, बिकॉज ऑफ विच, एंड ये भी एक रीजन था बिकॉज ऑफ विच गोल्ड स्टार्टेड राइजिंग। सेकंड रीजन ये था
अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज और जापान दे स्टार्टेड गेटिंग बैक ऑन देयर फीट। अब जैसे जैसे यूरोप और जापान ठीक ठाक करने लग गई एज इकोनॉमीज, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एंड दे गेव हैवी कॉम्पिटिशन टू यूएस, बिकॉज ऑफ विच यूएस ने काफी ग्लोबल मार्केट शेयर एक्सपोर्ट वाइज खो दिया, बिकॉज ऑफ विच अगेन लोग डॉलर से ज्यादा गोल्ड प्रेफर करने लग गए। थर्ड रीजन ये था, यूएस इकोनॉमी खराब थी, स्टैगफ्लेशन सिचुएशन थी, तो प्रेसिडेंट निक्सन ने, बिकॉज ही पैनिक्ड, और अगेन ये आर्टिकल्स में लिखा है, ही पैनिक्ड, उन्होंने डॉलर को डीवैल्यू करना शुरू किया। डॉलर पहले क्या फिक्स था, $35 का 1 आउंस, अब डीवैल्यू कर दिया डॉलर को $38 फॉर 1 आउंस, होपिंग कि स्टैगफ्लेशन इंप्रूव कर जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ऑल्सो डिड नॉट वर्क। अब इतने सारे लोग एंड वर्ल्ड वाइड कंट्रीज दे वर बाइंग गोल्ड, दे वर गिविंग डॉलर एंड बाइंग गोल्ड, बिकॉज ऑफ विच यूएस की गोल्ड रिजर्व्स वर ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग। उस समय प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया, जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल इट्स आइकॉनिक, कि dollar can no longer be exchanged with gold, and this was the last nail in the coffin on gold prices. अब देखो आपका एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होने वाला है कि हर्ष, तो डॉलर तो अभी भी सब यूज होता है, तो अब अगर डॉलर इतना बदनाम था, इतना डॉलर की खराब हालत थी, तो व्हाई डज एवरीवन हैव डॉलर? क्यों हर चीज़ इंटरनेशनल डॉलर्स में खरीदनी पड़ती है? दोस्त, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। यूएस डॉलर इतना ज़्यादा वाइडली स्प्रेड था दैट कंट्रीज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट एज अ एसेट। जबकि डॉलर गोल्ड से बैकअप नहीं, तभी भी कंट्रीज ने डॉलर को अकेले ही एसेट मानना शुरू कर दिया, एंड दैट इज वाई यूएसए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज जो चीज, जो करेंसी दूसरी कंट्री उसको अपना एसेट मान रहे हैं, जो करेंसी जिसके ऊपर दूसरी कंट्रीज अपनी करेंसी को बैकअप कर रहे हैं वैल्यू से, वो यूएस बना रहा है, वो यूएस के हाथ में है। तो यूएस के हाथ में सब कुछ है, A to Z, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एंड दिस बात देखोगे बहुत जगहों में यूएसए बुली भी करता है, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन। और इसका मैं आपको बताऊंगा। और सुना, रॉबर्ट कियोसाकी भी सुनना। रॉबर्ट कियोसाकी इज अ हैवी शेयर ऑफ दिस कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज होक्स। और बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आपने सुनी होगी इंटरनेट में, जहां बोलते हैं पैसा धोखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज अ होक्स। ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द रीजन, डॉलर इज नॉट बैक्ड अप बाय एनीथिंग। डॉलर को अलग ही एसेट मान लिया है। तो टेक्निकली हम सिर्फ बिलीव करें कि डॉलर में वैल्यू है। अगर कलेक्टिवली दुनिया ने बिलीव करना बंद कर दिया डॉलर में वैल्यू है, दोस्त आपका करेंसी से भरोसा उठ जाएगा। कैन यू इमेजिन व्हाट दैट वर्ल्ड कैन बी? ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत है, बट बाय द वे, अगर आपको इसे पढ़ने में शौक नहीं है, मुझे बड़ा शौक है इसे पढ़ने का, आई हाईली रिकमेंड यू दिस बुक, द डेथ ऑफ मनी बाय जेम्स रिकार्ड्स। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रस्ट मी, पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आप पूछोगे, हर्ष, डू यू थिंक हम गोल्ड स्टैंडर्ड में वापस जाएंगे? क्या गोल्ड स्टैंडर्ड कभी हो सकता है? दोस्त, 50 साल हो गए गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म हुए हुए, एंड आई डोंट सी कि वी कैन गो बैक। क्वेश्चन ये है ही नहीं कि क्या हम जाना चाहते हैं, शायद हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज सिचुएशन काफ़ी खराब हो गई है इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। कैसे? आपको एग्जाम्पल दूं, यूएस फेडरल रिजर्व ने $3 ट्रिलियन का डॉलर ओवरप्रिंट किया था। $3 ट्रिलियन were overprinted in currency to aid the US economy because of COVID situation. $3 trillion, आप समझ रहे हो? $3 trillion is the size of Indian GDP. खुद सोचो, जो करेंसी यूएसए कंट्रोल करिए, अब तो एससीटी हो गया, उसकी बेसिस पे दूसरे लोग अपनी करेंसी बैकअप करते हैं। अब वो करेंसी डीवैल्यू हो रही है क्योंकि ओवरप्रिंटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली सारी वर्ल्ड वाइड करेंसी डीवैल्यू हो जाएंगी, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज वाई जब भी फेडरल रिजर्व को डिसीजन होता है ना, बहुत ध्यान से डिसीजन होता है। वाई? बिकॉज दैट डिसीजन ऑन डॉलर इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड। अब आप जानना चाहते हो कि हर्ष, यूएस इकोनॉमी में अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? वॉच दिस वीडियो जहां मैंने आपको बताया है विल द मार्केट्स कंटिन्यू टू फॉल। इसमें यूएस इकोनॉमी का इन डेप्थ एनालिसिस है।